हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के दिए गए कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो मॉडल है फोर्थ, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल मॉडल यानी संरचनात्मक मॉडल में नेक्स्ट जो फोर्थ मॉडल आता है, इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल सिंगर तथा निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। द ऑथर्स described द मॉडल एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ टू डायमेंशनल लिपिड सी। तो जो ऑथर हैं यानी कि सिंगर तथा निकोलसन ने यह डिस्क्राइब किया या वर्णन किया कि इस मॉडल को कि इसके अंदर टू डायमेंशनल जो लिपिड सी होता है यानी लिपिड के समुद्र में प्रोटीन आइसबर्ग्स उपस्थित होते हैं, यानी उनमें प्रोटीन के अणु जो हैं वो बड़े आइसबर्ग के समान उसमें लिपिड के समुद्र में डूबे हुए रहते हैं। दिस पोस्टुलेट्स यानी इनकी जो अवधारणाएं हैं वो निम्न प्रकार है। दैट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड यानी सेमी फ्लूइड होती है स्ट्रक्चर के अंदर, यानी जो जितनी भी जैविक झिल्लियाँ होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ये क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड यानी अर्ध तरल अवस्था के अंदर पाई जाती है। स्ट्रक्चर्स इन विच बोथ लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर फ्री टू मूव लेटरली एज वेल एज विद इन द बाइलेयर। अब इन्होंने यह बताया कि इनके अंदर उपस्थित जो लिपिड्स होते हैं और उनके साथ में इंटीग्रल प्रोटीन यानी इसमें आंतरिक जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं मूवमेंट के लिए, यानी इनमें गतियां जो है वो होती रहती है, यानी ये पार्श्व रूप से गति कर सकते हैं और उसके साथ में लिपिड बाई लेयर जो होती है उनके अंदर भी ये गति करते रहते हैं। तो इसके अंदर ये बताया इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि जितने भी लिपिड की बाई लेयर होती है उसके अंदर प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो उसमें डूबे हुए रहते हैं और ये लेटरल गति भी करते हैं यानी पार्श्व गतियाँ भी करते हैं और विद इन लिपिड बाई लेयर यानी लिपिड के दोनों परतों के बीच में भी ये गति कर सकते हैं। तो इनमें मूवमेंट जो है वो सभी प्रकार का पाया जाता है। दूसरा इसमें जो पोस्टुलेट आता है द दैट द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन अ मोज़ेक मैनर। तो इसमें यह बताया जाता है कि जो लिपिड तथा प्रोटीन होते हैं वो मोज़ेक मैनर के अंदर यानी कि छिद्रित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं, यानी व्यवस्था इनकी जो है वो मोज़ेक प्रकार की होती है। द इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर एम्बेडेड in the lipid bilayer while the extrinsic or peripheral proteins are superficially attached on both surface of the membrane। तो इनमें जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं या आंतरिक जो प्रोटीन होते हैं ये डूबे हुए रहते हैं इनके लिपिड की बाइलेयर यानी लिपिड की द्विस्तर में, ये पूर्णतया डूबे रहते हैं जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन होते हैं। और एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन होते हैं यानी बाहरी जो प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन यानी परिधीय प्रोटीन जिन्हें कहा जाता है, ये केवल ऊपरी भाग से अटैच रहते हैं दोनों सरफेस के ऊपर जो कि मेम्ब्रेन की होती है, यानी लिपिड मेम्ब्रेन की दोनों जो सरफेस होती है उन दोनों ही सरफेस के ऊपर केवल सुपरफिशियली रूप से या सतही रूप से अटैच जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी बाहरी प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें पोस्टुलेट आता है कि जो एक्सोप्लाज्मिक फेस होती है यानी इसे ई फेस कहा जाता है, यानी बाहर की जो सतह होती है, एक होती है एंडोप्लाज्मिक फेस जो कि उसके कोशिका के अंदर की और जो उसका जो सतह होती है उसे कहते हैं, और जो बाहर की सतह होती है उसे एक्सोप्लाज्मिक फेस या ई फेस कहा जाता है। The E phase of cell membrane often possesses carbohydrate chains और ओलिगोसैकेराइड। तो कई बार ये देखा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है यानी जो कोशिका झिल्लियाँ हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट की जो श्रृंखलाएं होती है या इन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ऐसी श्रृंखलाएं जो है वो ई फेस यानी बाहर की सतह से बाहर की ओर निकली हुई रहती है इसके ऊपर।
दे आर बाउंड टू बोथ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड्स को बाउंड करते हैं यानी घेरे हुए रहते हैं, और इसके इन दोनों के द्वारा जो है निर्माण करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की चेन प्रोटीन्स के साथ जुड़ी होती है तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और यदि यह फॉस्फोलिपिड के साथ में जुड़ी हुई हो तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। तो इसके बाहर की सतह में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स या ओलिगोसैकेराइड की जो चेन्स होती है वो इनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करती है। द कार्बोहाइड्रेट कोट प्रेजेंट ऑन द ई फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट की जो परत पाई जाती है इसके एक्सटर्नल सरफेस यानी एक्सोप्लाज्मिक फेस के ऊपर जो कि प्लाज्मा झिल्ली का होता है, यह ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करती है, या इसे सेल कोट यानी कोशिका आवरण भी कहा जाता है। तो ये कोशिका की बाहरी सतह पर उपस्थित आवरण होता है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के द्वारा होता है। द ओलिगोसैकेराइड्स गिव्स अ नेगेटिव चार्ज टू आउटर सरफेस। तो जितने भी इनमें ओलिगोसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी श्रृंखलाएं जो पाई जाती है ये प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सरफेस को नकारात्मक जो चार्ज होता है वो इसे प्रदान करती है। दे एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर। और ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये कोशिका के सतह के ऊपर चिन्हकों का कार्य करते हैं, रिसेप्टर्स का कार्य भी करते हैं यानी ग्राही अणुओं की तरह भी कार्य करते हैं, और ब्लड ग्रुपिंग के अंदर भी यह कार्य करते हैं। तो ब्लड ग्रुप डिटेक्शन जो होता है वो इन ओलिगोसैकेराइड की चेन के कारण ही होता है। तो इस डायग्राम के अंदर जो सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया उसका एक सरलतम रूप जो है वो इस डायग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके अंदर जो बाहर की ओर सतह होती है ये इसकी आउटर सरफेस होती है और ये इसकी इनर सरफेस होती है। तो जो बाहर की ओर सतह होती है इसे एक्सोप्लाज्म यानी ई फेस कहा जाता है, और जो अंदर की ओर सतह होती है प्लाज्मा झिल्ली की इसे सी फेस यानी साइटोप्लाज्मिक फेस कहा जाता है। अब इनके अंदर बाहर की ओर ये जो बड़ी श्रृंखलाएं निकली होती है बाहर की ओर ये बनी होती है ओलिगोसैकेराइड की। यदि यह प्रोटीन अणुओं के साथ में जुड़ी हुई है तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। फिर आता है इनमें यदि यह लिपिड के साथ में डायरेक्ट अटैच होती है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ में सीधी जुड़ी होती है तो इन्हें हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और ऐसी प्रोटीन के अणु जो इसके बाहर की सतह पर सतही रूप से जुड़े हुए होते हैं ये इनमें पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन कहलाते हैं। और मध्य में ये लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है जिनमें लिपिड का ये शीर्ष भाग होता है और दूसरा ये टेल पार्ट होता है, और इसी के विपरीत जो है सेम इसके सामने जो है वो लिपिड की दूसरी परत पाई जाती है। अब इसमें कुछ डूबे हुए जितने भी प्रोटीन के अणु होते हैं उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड की दोनों ही परतों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं यानी ये पूरे अंदर डूबे हुए रहते हैं, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं। अब इनके बीच में जो स्थान उपलब्ध होता है ये कई पदार्थों के ट्रांसपोर्ट या उनके परिवहन के लिए आवश्यक होता है, तो इन्हें चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है। और ये जो अंदर की ओर लगी हुई प्रोटीन होती है ये भी पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन कहलाती है। तो इस प्रकार से यह तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों के बारे में। पहला कार्य आता है इंटरेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेसेस फॉर परफॉर्मिंग सेवरल सेलुलर इवेंट्स। तो इनमें इंटरेक्शन जो होते हैं या अंतरक्रियाएं जो होती है एंजाइमेटिक प्रोसेस यानी एंजाइमी प्रक्रियाओं के अंदर, और उनमें विभिन्न प्रकार की जो कोशिकीय इवेंट्स आते हैं उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कार्य करती है। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी निर्माण के लिए भी यह आवश्यक होती है बाय कन्फर्मिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अ स्मॉल स्पेस।
और ये जो है कन्फाइन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो बड़े अणु होते हैं, वृहद अणु, उन्हें छोटे जो है स्थान के अंदर रखती है। इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट फॉर सम एजेंट्स, यानी यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ग्राही स्थल की तरह भी कार्य करती है कुछ एजेंट्स के लिए, जैसे हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो तंत्रिका प्रेषक होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में चलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, या इम्यून प्रोटीन्स यानी जो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स होती है उनके लिए भी यह ग्राही स्थलों का कार्य करते हैं। It helps in the conversion of signal conveyed by some extracellular agents as stated above। और यह जो होता है कन्वर्जन करता है जो सिग्नल परिवहित किए जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी बहिकोशिकीय एजेंट्स के द्वारा, जो सिग्नल परिवहित होते हैं उनको कन्वर्जन यानी उनका परिवर्तन या रूपांतरण करने में यह सहायक होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके कन्वर्जन में सहायक होती है। जैसे हार्मोन्स आते हैं तो हार्मोन्स के जो सिग्नल होते हैं उनको कन्वर्जन करने में ये सहायक होती है। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कोशिका के अंदर उपस्थित वृहद जो अणु होते हैं, बड़े आकार के अणु, उनका लॉस होने से यह बचाती है कोशिका को। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम अपटेक ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स। और कोशिका को यह इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है कि कुछ जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको अंदर जाने से भी यह प्लाज्मा झिल्ली रोकती है। द सेल मेम्ब्रेन इंटरेक्ट्स विद अदर एडजेसेंट सेल्स इन इन्फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है यह दूसरी उसके पास में स्थित जो कोशिकाएं होती है उसमें जिसमें टिश्यू का निर्माण होता है और ऑर्गन्स का निर्माण होता है जब अंग जनन की प्रक्रिया होती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन में जब इनमें कोशिकाएं जो होती है आसपास की उनके साथ में ये इंटरेक्ट करती है और कोशिकाएं जो है आपस में मिलके टिश्यूज़ यानी ऊतकों का निर्माण करती है और उसके बाद में ऑर्गन्स और या अंगों का निर्माण करती है। और ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो अंग जनन के दौरान होती है, और ये जो अंग जनन होता है वो इनके भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।